गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 का फर्स्ट लेसन वितान भाग का हम कर रहे बेटा। कल तक हमने किया था किस प्रकार से जो यशोधर बाबू और उनके बच्चों में किस प्रकार से जो कड़वाहट हुई थी कि जब यशोधर बाबू अपनी जीजाश्री से मिलने के लिए अस्पताल जा रहे थे, तब उसके बड़े बेटे भूषण जी ने उसे कहा कि आप इधर से मिलने के लिए जा रहे तो मैं आपको कोई पैसे नहीं दूंगा। तब उसने कहा था कि इतना तो मेरा परिवार में मतलब उठ बैठ है कि मैं किसी से पैसे भी उधार ले सकता हूँ। उसके बाद है कि यशोधर बाबू को यह अनुभव होने लगा था कि बच्चे अब उनके अनुकूल नहीं सोचते। अब यशोधर बाबू ये समझने लगे थे कि यानी कि उनके बच्चे और उनकी जो पत्नी होते वह केवल अपने अनुसार चलते हैं। इसलिए बच्चों का यह प्रवचन सुनकर के सब्जी मंडी चले जाते हैं। जब अपने बच्चों की ये बातें वे सुनते हैं तो उस समय वे क्या करते हैं, सब्जी मंडी में चले जाते। वे सोचते जा रहे थे कि उन्हें भी अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपना और यह प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHCG डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाना लाना, डिपो से कोयला लाना आदि ये सब काम आप पर छोड़ दें। वह कहते हैं कि वह कहते हैं कि जब मुझे अच्छा लगता कि मेरे बच्चे मुझे ये सारे काम करने की बजाय यदि मुझे ये भी कह देते कि पिताजी ये सारे के सारे जो काम अब आप मत करना, ये सारे काम हम करेंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। अब हम कर दिया। एक दो बार उन्होंने बच्चों से कहने लगा भी तो घर में कोहराम मच गया। एक दो बार जब उसने अपने बच्चों से कुछ कहा तो उस समय कहते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बस तब से यशोधर बाबू ने यह सब कहना ही बंद कर दिया। उसके बाद क्या है, यशोधर बाबू ने अपने बच्चों से हर काम के लिए कहना भी बंद कर देता है। जब से बेटा विज्ञापन में लगा है तब से बच्चे कहने लगे हैं, बब्बा हमारी समझ में यह नहीं आता कि इन सब कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। वह कहता है कि हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि बाबा ये जो कार्य आप स्वयं कर रही हो, इन कार्यों को करने के लिए आप कोई नौकर क्यों नहीं कर लेते हो कि दूध लाना, सब्जी लाना, कोयला लाना, ये सारे के सारे जो काम होता है कौन करे, नौकर कर सकते हैं। कमाओ बेटा तो नमक छिड़कते यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह में दे दूंगा, यानी कि वह कहते कि जले पर नमक छिड़कना। उस समय वह उसके बेटे की जो तनख्वाह वह कहते हैं कि 1500 रुपये थी, तो उसमें वह बेटा कहता है कि आप कोई नौकर रख लो इस सारे काम करने के लिए, यदि आप उसे पैसे नहीं दे सकते हो तो उसे की नौकरी की जो तनख्वाह मैं दे सकूँगा। तो यशोधर बाबू को अपने बेटे की यह बात चुभती है। तो यशोधर बाबू को उसके बेटे जी जब ये बात कहते हैं, वह बात उसे क्या आती है, दुख देती है, दर्द देती है। उसने अपनी नौकरी के रुपये भी कभी अपने पिता के हाथ में नहीं रखे, और जब उसे नौकरी के जो पैसे होते थे वह कहते कि उसके पिताजी उसके पैसों को नहीं रखते थे, लेकिन उसने वो पैसे भी कभी भी ये नहीं सोचा कि वो अपनी तनख्वाह, पहली तनख्वाह लाकर अपने पिताजी के हाथों में रखे, जिसे देकर के उसके पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। जबकि उसके पिताजी ने उसको पैसे रखने नहीं थे अपने पास, क्योंकि उसका घर का खर्चा चलाने के लिए तो उसे स्वयं इतने पैसे मिलते थे, बल्कि अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा सीधा बैंक में चले जाते थे। और बल्कि क्या होता था, उनके सीधे पैसे कहाँ चले जाते थे, अपने अकाउंट में यानी कि बैंक में जमा करवा देते थे। वे सोचते कि अगर वे ऐसा ही करना था तो क्या वह अपने पिता के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। तो वह क्या कहते, वह कहता कि मुझे तब भी खुशी हो जाती यदि उसे अपने अकाउंट में पैसे डालने थे तो वह मेरे साथ ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकता था, तो भी मुझे खुशी मिल जाती। हद तो तब हो गई जब बेटे ने पिता के क्वार्टर को अपना बना लिया है। वह अपना वेतन अपने ढंग से अपने घर पर खर्च करता है। कभी कारपेट, कभी पर्दे, कभी सोफ़ा सेट, कभी डनलप वाला डबल बेड, और कभी सिंगार मेज घर में लाई जा रही है। वह कहता है कि मुझे सिर्फ इस बात का तो दुख था ही है कि उसे वो पैसे कभी नहीं देता था, लेकिन मुझे इस बात का और ज़्यादा भी दुख होगा, उसने मेरे घर को भी अपना बना लिया था। मैं अपने घर को एक साधारण तरीके से चलाना चाहता था, मुझे हर चीज़ का शौक नहीं था, लेकिन वह क्या करता, मेरे उस घर के अंदर कभी टीवी लेकर आता है, कभी कारपेट, कभी पर्दे, कभी कुछ, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी।
कभी श्रृंगार में जलाए जा रहा है। यह भी बेटे ने कभी नहीं कहा, लीजिए पिताजी वह टीवी आपके लिए, बल्कि यह कहता कि मेरा टीवी है। मैं कहते कि घर में कोई भी चीज़ अगर वो लेकर आता, अगर वो मुझसे ये कहता कि पिताजी ये टीवी आपके लिए, ये सोफ़ा सेट आपके लिए है, तो भी मुझे खुशी मिल जाती। लेकिन ये चीज़ उसने कभी नहीं कहा। वो कोई भी चीज़ लेकर आता था तो हमेशा उस चीज़ को क्या करता था, अपना कहता था, ये चीज़ मेरी है, मेरा ही टीवी है, समझे इसे कोई छुआ नहीं करे। घर में एक नौकर रखने की बात भी चल रही है। नौकर होगा तो इनका ही होगा। और पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है। वह सब ये सोचती हुई भी खुदी हुई सड़कों पर टूटे हुए कवाटरों के मलबे से पटे हुए रास्तों पर पार करके उस क्वार्टर में पहुंचते ही बाहर बदरंग तख्ती पर उनका नाम लिखा है, वाईटी पंत। वह कहता है कि जब अपने घर से सारा काम करके जब वापस अपने घर लौटते हैं तो वहाँ पर देखता है कि यानी कि घरों के भाग जो नाम लिखा जाता है, वहाँ पर उसके पिताजी को जो नाम लिखा होना चाहिए था, वहाँ उसकी जगह क्या है, उसका नाम लिखा हुआ है। घर पहुँचते ही यशोधर बाबू को एक बार तो लगा कि वह किसी गलत जगह पर पहुँच गई। वह कहता है कि जब वह घर आते हैं तो उसी समय ऐसा लगता है कि मेरे घर के बाहर तो ये चीज़ें नहीं लगी हुई थी, कहीं मैं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया हूँ, पहुँच गया हूँ। घर के बाहर एक कार और एक कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। कि जब मैं वहाँ देखता हूँ कि यशोधर बाबू क्या करते हैं, उनकी शादी सालगिरह को जब 25 साल हो जाते हैं तो उसके बेटे जिसको मना रहे होते हैं, उसकी बेटे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उसकी जो माँ है वो भी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन ये एक सीधे साधारण स्वभाव से थी। तो मैं कहता कि मुझे ऐसा पति तो आज घर के बाहर गार्डन, मोटरसाइकिल, गाड़ी आदि सब कुछ खड़ी है। कुछ लोग विदा ले रहे हैं। बाहर बरामदे में कागज की झालरें और गुब्बारे लटक रहे हैं, रंग बिरंगी रोशनियां जल रही हैं। फिर उन्हें अपना बेटा भूषण पहचान में आया। जो मैं कहती जब ये सारी चीज़ें वह देखता है तो बाद में उसे लगता है कि ये घर तो हमारा ही, और फिर उसे अपने बेटा भूषण भी अच्छे कपड़े पहने हुए दिखाई देता है आया, जो अपने बॉस को विदा कर रहा था। फिर उसे अपने बेटा देखता है और वह क्या कर रहा होता है, सब उसके घर में मेहमान आए भी होते हैं। वह कहता है कि मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है, और सभी क्या करें, विदा ले रहे हैं। यशोधर बाबू ने विदा कर रहा है, उसकी पत्नी और बेटी भी कुछ मेमसाबों से विदा कर रही है। फिर और क्या देखता है, उसकी पत्नी भी और उसकी बेटी भी क्या कर रही है, वो भी कुछ मेहमानों को विदा कर रही है। बेटी ने जीन और बिना बाजू का टॉप पहन रखा है। यशोधर बाबू ने उसे ऐसे कपड़ों में कई बार मना किया है, लेकिन वह इतनी जिद्दी है कि ऐसी ही वेशभूषा को पहनती है। वह कहते कि यशोधर बाबू क्या थे, एक साधारण स्वभाव के थे। ये चीज़ें वह कहते कि सैर वगैरह में आदि चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन यशोधर बाबू को ये चीज़ें ये पहनना उनको पसंद नहीं था। उसने बहुत बार अपने बेटे को ये चीज़ पहनने के लिए मना भी किया, लेकिन उसने अपने पिता की कोई बात नहीं मानी, हमेशा वो ये चीज़ पहनती थी। मना करने के बाद भी उसने भी अपनी वेशभूषा नहीं पहनी, और उसकी माँ भी उसी के साथ देती थी। और उसकी माँ ने भी कभी ये नहीं कहा कि उसके पिताजी जो ये बातें कह रहे वो अच्छी हो। वो भी क्या करती थी, हमेशा अपनी बेटी का ही साथ देती थी। कहते कि सिर पर पल्लू वल्लू मैंने बहुत कर लिया, वो भी तुम्हारे कहने पर, समझे मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। फिर उसकी माँ से उसके पिताजी यशोधर बाबू से क्या कहती, आपके कहने पर तो मैंने अपने सिर पर पल्लू रखा, जो कहा आपने वो किया, लेकिन मेरी बेटी तो इस दुनियादारी के साथ चलेगी। दुनिया जैसे करे, जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना जो आता है, मेरी बेटी उसी के साथ चलेगी। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाई हुई है, जबकि ये दोनों चीज़ें यशोधर बाबू को संभाव ईमान पर ही मालूम होती हैं। यानी कि यशोधर बाबू को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जब कार वाले विदा हो गए तो यशोधर बाबू घर पहुँचे तो बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई।
यानी कि सब क्या करते हैं, जब कार वाले सभी व्यक्ति सभी मेहमान उनके घर से विदा हो जाते हैं, उस समय जब यशोधर बाबू अपने घर पहुंचते हैं तो उस समय यानी कि उसके बड़े बेटे उसे कुछ कहते हैं कि जब मेरे मेहमान आपके बारे में पूछ रहे थे उस समय आप बाहर थे, घर पर क्यों नहीं आए, कुछ ऐसी बातें वो करते हैं। बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे। फिर वह कहते कि पिताजी आपकी ही सिल्वर वेडिंग यानी कि आपकी शादी सालगिरह को 25 साल हो गए हैं। ये जो प्रोग्राम यानी कि फैशन जो कुछ भी हमने कर रखा है, मेरे बड़े बड़े मेहमान आए हुए मिलने के लिए आपसे, ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया। और आप ही घर में कितनी 8:30 बजे आप पहुँचे हैं, क्योंकि यशोधर बाबू को ये चीज़ें करना पसंद नहीं था। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे, यानी कि अभी तक मेरे जो बॉस थे यानी कि बड़े बड़े मेहमान जो आए हुए थे वो सभी आपके बारे में पूछ रहे थे। शर्मीली हंसी के साथ यशोधर बाबू बोले, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कम से होने लगी। तो उस समय वे कहते कि ये शादी सालगिरह जो हुई है ये हमारे यहाँ तो आज से पहले हमारे बड़े बूढ़े जो पूर्वज होते हैं उन्होंने कभी नहीं मनाई, ये कब से होने लगी है, जब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा है। तो फिर वो क्या कहते हैं, जब से तुम्हारा बेटा नौकरी पर लगा तब से ये चीज़ें होने लगी। किसी रिश्तेदार ने कहा, यशोधर बाबू इस बात से भी खफा हैं कि घर में भूषण रिश्तेदारों के लिए बिहसकी लाया है। जब भूषण अपने मित्रों को यशोधर बाबू का परिचय करवाता है तो वे सभी उसे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं। तो जवाब में यशोधर बाबू थैंक यू बोलते हैं। अब बच्चों ने विलायती परंपरा केक काटने के लिए कहा। अब उनके बच्चे क्या हैं, केक काटने के लिए कहते हैं। तो यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई, यानी कि एक छोटी सी शर्मिंदी सी बात लग रही है केक काटना, कि बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं और हम ऐसी चीज़ें करें, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, हम ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने संध्या से पहले केक काटने से मना कर दिया और अपने कमरे में चले गई। यशोधर बाबू क्या करते हैं, शाम से पहले केक काटने के लिए मना करते हैं और ऐसी बातें कहकर वो अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम को 15 मिनट वे संध्या करने में लगते हैं, परंतु आज 25 मिनट लगा दी। हर रोज मेरे पिताजी क्या करते थे, संध्या के समय जब भगवान का नाम लेते थे 15 मिनट लगाते थे, लेकिन आज उन्होंने 25 मिनट लगा दिए, क्योंकि वे सोचते थे कि जो ये मेहमान आए हुए ये सभी मेहमान तब तक जा सके। वह उनसे नहीं मिलना चाहते थे, वह उनसे बातें नहीं करना चाहते थे। संध्या में बैठे बैठे वे किसंदा के संस्कारों के बारे में सोचने लगा। पीछे आकर पत्नी झिड़कते हुए बोली, वह किसंदा के बारे में सोच रहा है तभी उसकी पत्नी आसे पीछे से बड़े गुस्से क्रोध भाव से कहती है, क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगी। यशोधर बाबू लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। वह लाल गमछा पहनकर बैठक में आना बच्चों को असहज लगा, क्योंकि उनकी जो पत्नी होती है ब्लाउज वगैरह, ऊंचे सैंडल, उनके जो लड़के होते कोट्स वगैरह और उनकी लड़की जीन्स वगैरह अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, और उनके पिताजी एक लाल गमछे में जब जाते हैं तो उनके बच्चों को ये बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरे बड़े जो मेहमान आए हुए ये क्या कहेंगे, आपके पिताजी के हमेशा ऐसी स्वभाव में रहती हैं, ऐसे कपड़ों में रहती हैं। बेटी कह देती है, बब्बा यू आर द लिमिट। खैर बात उपहारों के पैकेट खोलने की चली तो भूषण सबसे बड़ा पैकेट खोलते हुए बोला, इसे ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। उन्हें ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं अब्बा फटा पुलोवर पहन कर जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है, आप इसे पहन कर जाएं। तो उस समय उसके बेटे जी, वैसे तो वह कहते हैं कि वैसे तो उसके बच्चे जी बोलते नहीं है, उसे किसी बात की कोई कहना नहीं मानते, लेकिन आज उसके लिए उपहार में ऐसी चीज़ें लेकर आए तो वे कहते हैं कि आप जो ये फटे पुराने कपड़े पहनकर दूध वगैरह सब्जी वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो आज के बाद आप ये ड्रेसिंग का जो गाउन होता है सवेरे दूध लेने के लिए जाए तब ये पहन कर जाएँ, और यशोधर बाबू पहने जो बहुत बुरा लगता, आप इसे पहन कर ही जाएं। थोड़ा ने नुकुर करने के बाद यशोधर बाबू ने पहनते हुए कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उनकी आंखों में चमक सी आ गई, परंतु उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका यह बेटा जो यह कह रहा है कि आप सवेरे दूध लाते समय इसे पहन लिया करें, वह यह नहीं कहता कि दूध में ला दिया करूँगा। इस ड्रेसिंग गाउन में यशोधर बाबू के अंगों में किसंदा उतर आए थे। उनकी
जिनकी मौत जो हुआ होगा सो हुई। तो वह कहते हैं कि मुझे सिर्फ इस बात का बुरा लगा, अगर ये चीज़ लाने के बाद भी उसने ये नहीं कहा पिताजी आप ये अच्छे कपड़े पहने, और आपकी जो उम्र होती है वह काम करने की नहीं है, दूध वगैरह सब्जी वगैरह जो चीज़ लाने का कार्य किया मैं स्वयं करूँगा। वह कहते हैं कि मुझे ये चीज़ें उसकी बहुत बुरी लगी हैं। इसमें से देखो हमारे बहस के पर्सन जैसे यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? कि यशोधर बाबू क्या करते थे? सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर थे, वे अपने काम के प्रति सचेत और समय के पाबंदी थे। काम के समय वे अपने सभी कर्मचारियों के साथ गंभीर व्यवहार करते थे और छुट्टी के समय वे दोस्तों की तरह अपने उन नौकर चाकरों से व्यवहार करते थे। वे सभी आदर्श संस्कारों वाले थे, आदर्श किसंदा से मिले थे और यशोधर बाबू ने किसंदा कहकर पुकारते थे। नाम तो उनका कहते करसंदा से मिले थे, लेकिन उसे प्यार प्रेम से आदर से वो किसंदा कहकर पुकारते थे जी। वे अपने संस्कारों का जो गहरा प्रभाव होता है वह किसंदा के कारण ही उन पर पड़ा था। प्रत्येक बात में वह उनका साथ देती थी। किसंदा के वह नजरे से देखती थी कि यशोधर बाबू की पत्नी और बच्चों के दृष्टिकोण से सहमत होने के कारण वह उनके साथ रहती थी। अपनी बेटी और बेटों का वह अच्छा बात है, लेकिन यशोधर बाबू को जब अपनी इच्छाएं दबाने की उनके जो बच्चे होते हैं वह उनका कहना नहीं मानते हैं। बहरकाल के लिए उसकी पत्नी साड़ी आदि आधा यानी कि हाफ का जो ब्लाउज वगैरह है वो ऊंचे सैंडल्स वगैरह पहनती है। उसकी लड़की जो होती है जींस बाजू को बिना बाजू का टॉप वगैरह पहनती है, तो यही से यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगता है। तो उस समय यशोधर बाबू तो अपने बच्चों के कार्य के अनुसार ढल सकने में सफल नहीं हुए होते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो यशोधर बाबू, ऐसा कहा गया कि उन्होंने जैसा कहा वह अपने बच्चों के साथ उसी तरह से उसी माहौल में ढल जाती है, आधुनिक परिवेश में ढल जाती है। और इसलिए यशोधर बाबू की पत्नी के समय के साथ ढलने में वो तो सफल हो जाती है और यशोधर बाबू असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह उनकी किसी बात का भी नहीं मानते हैं। उनको जैसे जिस तरह से अपने व्यवहार में जैसे उनको रहना होता है वह उसी के अनुसार रहते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी मर्द कैसे बन गई थी? कि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों में किसी तरह से आधुनिक नहीं थी, किंतु फिर भी वह अपने आधुनिक बच्चों और मर्द सुलभ मजबूरी में तरफदारी करती थी। वह अपने बच्चों के उनकी बच्चे मॉड बन गई थी। उनके बच्चे कहते थे कि माँ, यानी कि हमारे जैसे जैसे जो ज़माना आता है, मॉडर्न जो ज़माना होता है, वह अपने बच्चों के साथ उसी के अनुसार ढल सकती थी, उन्हीं के अनुसार अपने बच्चों के अनुसार कार्य करती थी। यशोधर बाबू जी उसे जो कार्य करने के लिए कहते थे वह उनके अनुसार नहीं चलती थी। वह कहते कि अभी तक मैंने आपके बहुत माले, सिर पर पल्लू वगैरह आदि चीज़ें रख ली, लेकिन अब मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती हूँ, और ना ही जो मेरे बच्चे होते हैं वो करेंगे, ना मेरी जो लड़की होती हैं वो करेंगे। यशोधर बाबू तथा उसकी पत्नी के आधुनिकता के प्रति विचारों में कैसा दबदबा था? यशोधर बाबू की पत्नी धर्म क्रम कुल परंपरा सबको एक ढोंग ढगोसला कहकर आधुनिकता का आचरण करती थी कि ये तो एक ढोंग ढगोसले हैं, कि ऐसा नहीं, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सब ढोंग ढगोसले हैं। लेकिन यशोधर बाबू जो होते हैं वह साइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़े मुँह, मुहासे, लोग तमाशे आदि कहकर अपनी पत्नी के विद्रोह में मजाक उड़ाते रहते थे। परलोक के बारे में उत्साही होने पर यशोधर बाबू ने क्या किया? उत्साही होने पर यशोधर बाबू क्या करते थे? बिड़ला मंदिर जाते थे। वहां जाकर वे लक्ष्मी नारायण जी के सामने आगे हाथ जोड़ते थे, उसे प्रार्थना करते थे और उनके चरणों में आशीर्वाद के फूल उठाए महात्मा जी के गीता प्रवचनों को सुनने चले जाते थे। यशोधर बाबू को पत्नी का कैसा रहन सहन संभाव ईमान पर मालूम होता है। जब उनकी पत्नी बिना बाह का ब्लाउज पहनती है, रसोई में बाहर दाल खाती है, ऊंची हील के सैंडल पहनती है, ये सारी चीज़ें जब उनको करती हैं तो उनके पिताजी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। वो कहते हैं कि संभाव पर, यानी कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो शहर में रहते हैं, वो चीज़ें ऐसे कार्य करती हैं, लेकिन एक हम गरीब आदमी ऐसी चीज़ें करते हैं, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। यशोधर बाबू अपने बच्चों से कैसा व्यवहार चाहते थे? यशोधर बाबू अपने बच्चों से समाज में सम्मानित कि वे बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करें, उनके हर प्रत्येक जो बात होती है, कोई भी कार्य करने से पहले हर बात में उनकी सलाह लें। लेकिन उनके बच्चे ऐसा नहीं करते थे, वे किसी बातें से उनकी सलाह नहीं लेते थे।
यशोधर बाबू के बच्चों को अपने पिता से क्या शिकायत थी? यशोधर बाबू प्राचीन मूल्य विचारों वाले व्यक्ति थे। वो लोग दिखावा तथा भीड़ भाड़ पसंद उसे अच्छी नहीं थी। वह आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे। कोई भी पार्टी समारोह वगैरह आदि चीज होती थी तो वो अपने उसी रहन सहन पहनावे में रहना उसे अच्छा लगता था। जब पिताजी की उनकी सिल्वर वेल्डिंग यानी कि 25 साल जो शादी सालगिरह हो चुके कि उनका आयोजन किया गया था, तो वहाँ पर उसके बेटे भूषण जी ने बड़े बड़े मेहमानों को बुलाया था। और वे सोचते थे कि उनके बच्चे उनके पिताजी भी उनके सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहने अच्छी तरह से रहें, ताकि मेरा जो हमारा मान सम्मान वो हो कि आपके पिताजी भी ऐसे रहते हैं। लेकिन उनके पिताजी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। वह उनके सामने भी एक उसी गमछे वगैरह में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वह अपने पिताजी से हमेशा उनको उनके बच्चों को ये शिकायतें थी। एलसीडी टाइप लोगों से वे मिलते जुलते थे। यशोधर बाबू को ऐसा क्यों लगा कि उनके क्वार्टर का अब उनके बेटे पर अधिकार हो गया है? अभी बताया था उनसे ये अनुभव होने लगा कि जब वे उनका बेटा उनके क्वार्टर में मनमाना परिवर्तन कर रहा था। घर के लिए वो कभी पर्दे, कॉलिन, सोफा, डबल बेड, टीवी वगैरह आदि चीज़ें जब लेकर वह आ रहा था, और टीवी उसके आकर वे जब कोई भी चीज़ कहता है कि पिताजी ये सभी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आई नहीं, बल्कि वो क्या कहते हैं ये सभी चीज़ क्या है मेरी है, मेरे टीवी वगैरह को मेरे सामान को कोई भी हाथ नहीं लगाए। तो उस समय उनके बेटे वह कहते हैं कि इससे ऐसा प्रतीत होता है मानो हर चीज़ पर इसने अपना अधिकार जमा लिया है। यशोधर बाबू गिरीश को बिगड़ते क्यों देखते हैं? कि यशोधर बाबू का साला है, वह महत्वाकांक्षी होने के साथ यह प्रकौम ये भी आ सकता है कि किसिंदा के चरित्र चित्रण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। किसंदा एक संवेदनशील, परिश्रमी तथा संस्कारी व्यक्ति होते हैं। वे पहाड़ से आकर दिल्ली में नौकरी करने लगते हैं। सारी उम्र वे क्या अविवाहित यानी कि कवारी होते हैं। पहाड़ी स्थानों पर आने वाले बेरोजगारी युवक वगैरह आदि उनके स्थान पर वहां आकर रुक जाते हैं, रुक कर काम की तलाश क्या करते हैं। लेकिन यशोधर बाबू भी कम उम्र में अल्मोड़ा में आए भी थे, और वे भी क्या थे वहाँ पर किसंदा के वहाँ पर रही थी। किसंदा ने सबसे पहले वहाँ पर अपने वहाँ, क्योंकि वो सरकारी नौकरी की उस समय उसकी उम्र नहीं हुई थी, तो उसने अपने नीचे ही नौकरी उसको दी थी। किसको? किसंदा ने यशोधर बाबू को कार्यालय में नौकरी भी दिलवाई थी। वह हर प्रकार में उसका साथ देते थे, हर प्रकार से कार्य से समझाते थे। किसंदा सेवानिवृत्त हो गई थी तब किसी परिवार के लिए पूरी जगह नहीं थी। फिर किसंदा को जब कभी भी अवसर मिलता तो यशोधर बाबू का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। वे सदा काम करने में विश्वास करते थे और स्वयं बताते कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापत की है, कि ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़कर मुर्गा मार देना, पीछे खिड़की से कूदकर सेकंड सिनेमा घर देखना आदि जो चीज़ें होती किसंदा जी अपने बारे में बताते हैं। किसंदा का जो बुढ़ापा होता है वह संकटों में बीता था, क्योंकि वह उस समय अपने गांव में चले गए थे, और गांव में वहाँ पर उसका कोई परिवार नहीं था। और वह कहते कि वो अपने गांव में चले गए। कुछ से साल बाद फिर क्या हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब यशोधर बाबू को उनकी मृत्यु जानने का चाहा तो किसंदा के अंतिम दिनों में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। कोई भी ये नहीं पता कि उसकी जो मृत्यु होती है वह किस कारण से हुई थी, कैसे हुई थी। अगला कि यशोधर बाबू को अपने परिवार के सदस्यों में किस प्रकार से शिकायतें थी वर्णन, यानी कि उनके जो बेटे किस प्रकार से स्कॉलरशिप वगैरह सारे नौकरी पर लग गए हैं। बड़ा बेटा क्या करता है उसे भी छोटा, और तीसरा जो बेटा होता है वो अमेरिका में चला जाता है। तो ये हमारे परीक्षा पे प्रश्न आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर है हमारे वितान भाग का हमारा जो फर्स्ट लेसन है। यदि इसकी हमारी समरी से अच्छे से समझ में आ गई तो इसमें जो हमारा जो लेसन है ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हैं।
सबसे आसान है हमारे वितान भाग। यदि अच्छी प्रकार से हम इसके लेसन को पढ़ लेते हैं तो हमारे जो क्वेश्चन आंसर हमें बुक में से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके क्वेश्चन को समझना कि वो पूछना क्या चाहता है। क्या एक कहानी है ये, तो समझो अगर ये पूरी कहानी हमें कि उसके शादी को 25 साल हो चुके हैं, उसमें वो क्या क्या कहना चाहता है, किस प्रकार से वो पार्टी वगैरह होती हैं, उनके बच्चों किस के साथ वो लोग उसके यानी कि 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, किस प्रकार से अपने बच्चों का उसने पालन पोषण करना है। नौकरी करने के लिए वो किसंदा के पास आ गए थे, किसंदा ने वहाँ पर जगह दी थी, किस प्रकार फिर उसके जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार का कैसा व्यवहार उसके साथ करते हैं। ठीक है, तो एक कहानी है, ऐसी ही है हमारी ये। तो ये हमारा आज फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये सभी क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस से लर्न।